हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर 3। आज बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। देखिए कि ये लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो इसकी वजह से इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम स्क्रू रूल का यूज करते हैं। इसमें थंब की जो डायरेक्शन है वो करंट कैरिंग वायर में करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, और जो कर्व फिंगर की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखिए यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है वायर में, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही होगी वो ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगी। अगर इसी को हम ऊपर से देखें तो देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे प्लेन में हम जो शो करेंगे वो इस तरीके से सर्किल बना करके डॉट बना देंगे, तो ये करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसी तरीके से दूसरा करंट कैरिंग जो वायर है उसमें करंट की डायरेक्शन देखिए यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसके लिए हम को नीचे की डायरेक्शन में कर लेंगे। अब जो कर्व फिंगर की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, तो ऊपर से आप देखोगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको दिखाई देगी। ठीक है, इस तरीके से देखो जो करंट है वो इनसाइड पेपर के होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? देखिए लॉरेंज ने बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एग्जिस्ट हो रही होती हैं, तो उस कंडीशन में वहां पर मूव करता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही लगते हैं, और उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो लॉरेंज फोर्स कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए एक चार्ज पार्टिकल है, वी की वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस हो रही है। तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा एफ इज इक्वल टू वो क्यू इंटू ई, और प्लस क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी के इक्वल होगा। ये वाला जो फोर्स है वो कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों का जो समेशन होता है वही लॉरेंज फोर्स के इक्वल होता है। क्लियर हुआ बेटा? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देखिए कोई चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी उसको हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। तो देखिए ये कोई चार्ज पार्टिकल है इस प्लेन में जो इधर की तरफ जा रहा है v की वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा का बना हुआ है। तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा एफ एम इज इक्वल टू वो क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी के इक्वल होता है। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए जो v और b है इनके बीच का जो एंगल है थीटा, ये अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो मैक्सिमम लगता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्यू वी बी के इक्वल हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्यू वी बी के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है। अगर क्यू पॉजिटिव है, अगर ये क्यू पॉजिटिव है तो जो v क्रॉस b की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में fm लगेगा। जैसे यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो v क्रॉस b की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसी डायरेक्शन में उस पर fm लगेगा। और यहाँ पर अगर चार्ज पार्टिकल निगेटिव है तो जो v क्रॉस b की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में fm लगेगा। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। fm, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए fm जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड वेक्टर के। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो fm है ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है वो v और b दोनों के परपेंडिकुलर है, क्योंकि fm की जो डायरेक्शन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अगला पॉइंट, इफ v इज इक्वल टू जीरो तो एफ एम भी इक्वल टू जीरो, ये भी बात सही है। अगर ये वेलोसिटी जीरो हो गई तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कोई चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर लगने वाला फोर्स जीरो रहेगा। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो और 180 डिग्री देन एफ एम ऑल्सो इक्वल टू जीरो। देखिए अगर फील्ड की डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल को भी हमने इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। तो इस कंडीशन में इस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर थीटा वैल्यू अगर जीरो हो गई तो एफ एम की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो फिर चार्ज पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलता चला जाएगा। इसी तरीके से थीटा अगर 180 है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होगी, तो भी लगने वाला एफ एम फोर्स जीरो होगा, क्योंकि अब भी साइन 180 की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। तो दोनों कंडीशन में ही एफ एम की वैल्यू जीरो लगेगी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एफ एम
कांट चेंज स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी। देखो एफएम स्पीड और काइनेटिक एनर्जी को इसलिए नहीं बदल सकता क्योंकि ये जो एफएम है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ये नहीं चेंज कर पाएगा। और काइनेटिक एनर्जी को भी फिर नहीं चेंज कर पाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन वेलोसिटी और मोमेंटम को ये चेंज करेगा, क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन तो चेंज करेगी इस फोर्स की वजह से। तो इसलिए ये जो वेलोसिटी है वो चेंज करेगी, और अगर वेलोसिटी चेंज करी तो मोमेंटम भी चेंज करेगा, क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो m इंटू वी के इक्वल होता है। तो वेलोसिटी अगर चेंज करेगी तो मोमेंटम भी चेंज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, Fm is perpendicular to V, so power delivered will be equal to zero। ये भी बात सही है क्योंकि Fm और V के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो जब हम पावर निकालेंगे तो Fm और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पर cos थीटा आएगा और cos थीटा की वैल्यू cos 90, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पर लगता है उसके द्वारा पावर डिलीवर्ड जीरो रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए एक चार्ज पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड से डिफरेंट डायरेक्शन में थीटा के एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया। अब इसका जो मोशन होगा वो किस तरीके का होगा वो हम देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम थ्री केसेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं केस वन पर। तो पहले तो देखो Q पर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगी। अब केस वन में दे रखा है जब थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री हो, जैसा अभी ऊपर था। तो चार्ज पार्टिकल देखो अगर 0 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया यानी फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो एफ एम की वैल्यू जीरो होगी। उसी तरीके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो भी एफ एम की वैल्यू जीरो होगी। तो दोनों कंडीशन में एफ एम जीरो, तो इसका जो पाथ होगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता हुआ जाएगा। यानी जितनी वेलोसिटी से आप इसको फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दोगे तो उतनी ही वेलोसिटी से उस डायरेक्शन में हमेशा के चलता रहेगा, या अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दोगे तो उतनी ही वेलोसिटी से हमेशा के लिए अपोजिट डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो इसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा बेटा, ठीक है, आपको याद रखना है। केस सेकंड पर आते हैं जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा मतलब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और हमने पार्टिकल को इधर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया 90 डिग्री के एंगल पर। तो हम देखेंगे कि अब यहां पर देखो ध्यान से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, हमने ऊपर की तरफ इसको प्रोजेक्ट कर दिया तो एफ एम की डायरेक्शन इधर लेफ्ट साइड में आएगी वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में। देखो v ऊपर की तरफ b इन साइड, तो v क्रॉस b करोगे तो लेफ्ट साइड में fm की वैल्यू आएगी। तो fm सेंटर की तरफ इस तरीके से लगेगा और ये जो fm है वो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्किल में घूमना शुरू कर देगा इस तरीके से। तो क्यू वी बी की वैल्यू एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगी, यहां से रेडियस निकल के आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, अब ओमेगा भी होगा फिर इसके अंदर जब सर्कुलर मोशन ये कर रहा है तो ओमेगा की वैल्यू वी बाई आर के इक्वल होगी जो कि आ जाएगी क्यू बी बाई आर। अब हम इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं एक रिवॉल्यूशन का जो कि हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी के इक्वल। अब यहां से देखिए टाइम पीरियड को 2 पाई अपॉन ओमेगा भी लिख सकते हैं और यही वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 पाई m अपॉन क्यू बी के इक्वल। तो एक बात देखिए बेटा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो टाइम पीरियड है 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये ना तो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और ना ही रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर वेलोसिटी और रेडियस कुछ नहीं आ रहा है। तो जो टाइम पीरियड है वो केवल देखो चार्ज पार्टिकल के मास, उसके चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। ठीक है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसमें देखो जैसे अगर मान लो कि एक प्रोटॉन को हम ज्यादा वेलोसिटी दे दें एक को कम वेलोसिटी दें तो जिसकी वेलोसिटी मोर होगी उसका जो पाथ है वो भी बड़ा बनेगा और जिसकी वेलोसिटी लेस होगी उसका पाथ स्मॉलर बनेगा। ठीक है, तो पाथ के जो रेडियस है वो दोनों के अलग अलग हो जाएंगे। तो वेलोसिटी चेंज करने से रेडियस इनके अलग अलग होंगे लेकिन जो टाइम पीरियड होगा वो दोनों का सेम होगा बेटा। ठीक है, चाहे कम वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करे चाहे ज्यादा वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करे, दोनों का जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा, क्योंकि टाइम पीरियड तो केवल मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो पर सेकंड हो रहे होंगे, उनकी वैल्यू भी देखो क्यू बी और एम पर डिपेंड करेगी, वो भी वेलोसिटी और आर पर इंडिपेंडेंट होगी, उस पर वो डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा। अब देखिए नोट करके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे बहुत सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाते हैं। देखिए आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये फॉर्मूला है। एम वी यहाँ पर मोमेंटम की वैल्यू होती है।
अब ये जो मोमेंटम है इसको हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते हैं। याद करो वर्क पावर एनर्जी में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पी मोमेंटम होता था, तो यहाँ से पी मोमेंटम की वैल्यू अंडर रूट 2m के हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हमको रेडियस निकालनी है या काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो रेडियस निकालनी है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस काइनेटिक एनर्जी को हम वोल्टेज डिफरेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मान लीजिए किसी वोल्टेज डिफरेंस के बीच में एक्सीलरेट हो रहा है इधर से उधर, यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस डेल्टा वी का है, तो क्यू डेल्टा वी की जो वैल्यू होती है वो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्यू डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, जहां डेल्टा वी यहाँ पर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जिसमें चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट, वेलोसिटी एंड मोमेंटम चेंजेस इन डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ पॉइंट, टी ओमेगा एफ, अभी ऊपर डिस्कस किया, ये टी ओमेगा और एफ ये जो है रिवोल्यूशन में ये इंडिपेंडेंट होते हैं वेलोसिटी और रेडियस के। ठीक है, अभी ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, केस थर्ड, थीटा इज इक्वल टू अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री। ठीक है, अभी हमने 0 डिग्री, 180 डिग्री पहला वाला केस और 90 डिग्री सेकंड वाला केस किया था, उसके अलावा कोई एंगल है जिस पर हमने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है, तो देखिए फिर क्या होता है। तो देखिए सपोज दैट ये चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने v की वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया, तो अब देखिए इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो वर्टिकली अपवर्ड, एक हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट बनेगा v cos थीटा और वर्टिकल वाला कंपोनेंट बनेगा v sin थीटा। तो अब ये देखिए जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के, वो इसको सर्किल में घुमाएगा, उसकी वजह से ये सर्किल में घूमेगा, और जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है उसकी वजह से ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसका जो मोशन होगा कुछ ऐसा होगा कि सर्किल भी ये बनाएगा और आगे की तरफ भी बनेगा, बढ़ेगा। तो इसका जो मोशन होता है वो स्प्रिंग के तरीके का होता है, जिसको हम हेलिकल या हेलिक्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से अब इसका मोशन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका जो रेडियस होगा, अब रेडियस के लिए जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वी साइन थीटा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये आर की वैल्यू जो है वो एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी के इक्वल हो जाएगी, तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी ये इसकी रेडियस बनेगी। टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी के इक्वल रहेगी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम के इक्वल रहेगी। मीन्स इसके एक रिवोल्यूशन का जो टाइम होगा वो वही रहेगा जो पहले वाला टाइम था सर्कुलर मोशन वाला। अब देखिए इसका पाथ जो है वो हेलिक्स बनेगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है हमें कि ये जब आगे की तरफ रिवोल्यूशन करता हुआ बढ़ेगा, तो एक रिवोल्यूशन में ये जितनी डिस्टेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में कवर करता है उसको हम कहते हैं पिच, और इस डिस्टेंस को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, जिसकी वैल्यू v cos थीटा के इक्वल होगी। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो पिच है वो डिस्टेंस है, इसको हम वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल कर देंगे। वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी v cos थीटा और टाइम, वन रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड दैट विल बी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो पिच की वैल्यू यहाँ पर v cos थीटा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी के इक्वल आ जाएगी। समझ आया बेटा सबको? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है, तो इसमें हम उसका रेडियस और कितना टाइम वो स्पेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखो चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है, और उसमें भी ये देखो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है उससे 90 डिग्री पर ये इंटर कर रहा है। तो यहाँ पर देखो जब ये 90 डिग्री पर इंटर करेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर और मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, तो v क्रॉस बी से जो एफ एम की डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, सेंटर की तरफ। तो इसका सेंटर यहां बनेगा और इस सेंटर के अबाउट ये रोटेट करेगा। तो देखो ऐसे ये सेम ही सर्किल बनाता हुआ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल जाएगा। तो जब ये सेम ही सर्किल बनाएगा तो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो पाई का बनाएगा। तो ये जो टाइम स्पेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो देखो जो टाइम पीरियड होता था जब पूरा रिवोल्यूशन होता था तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी के इक्वल होता था। 2 पाई यहाँ पर पूरी रिंग का जो टाइम बनता है सेंटर पर वो वैल्यू है। यहाँ पर देखो कितना एंगल बन रहा है, पाई का एंगल बन रहा है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी पाई एम अपॉन क्यू बी, इतना टाइम वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेंड करेगा। और रेडियस उसकी वही होगी, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी के इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखो इसमें जो चार्ज पार्टिकल है
वो मैग्नेटिक फील्ड वाली जो लाइन है उससे ये थीटा के एंगल पर अंदर इंटर कर रहा है। तो जैसे ही ये अंदर इंटर करेगा इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो v क्रॉस b की डायरेक्शन में fm लगेगा, तो fm देखो इस तरीके से वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इधर की तरफ लगेगा। तो इधर की तरफ जो fm लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो सेंटर यहाँ कहीं बनाएगा और इसको सर्किल में घुमाना शुरू कर देगा। तो ऐसे सर्किल में घूमेगा और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगी वहां से चार्ज पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें जो रेडियस की वैल्यू होगी वो तो एम वी अपॉन क्यूबी के इक्वल हो जाएगी। और ये टाइम कितना स्पेंड करेगा उसके लिए हम देखेंगे कि इसका जो आर्क है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो इसके सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा का है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब पूरा एंगल देखो ये 90 डिग्री का होगा, तो इतना अगर थीटा हो गया तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो फिर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आप इस ट्राइंगल में आ जाओ। इस ट्राइंगल में अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया तो फिर ये एंगल थीटा हो जाएगा। और ये सिमेट्रिकल है पाथ, जैसा इधर का बन रहा है वैसे उधर का, तो देखो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब सेंटर पे ये 2 थीटा का एंगल बनाएगा। तो टाइम पीरियड जो ये स्पेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो हो जाएगा 2 थीटा एम अपॉन क्यूबी के इक्वल। क्लियर हुआ बेटा, जितना एंगल बनेगा इंटू एम अपॉन क्यूबी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसमें देखो चार्ज पार्टिकल यहां से इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा के एंगल पर इस डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपवर्ड दे रखी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड हो गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो गई। तो अब देखिए जो v क्रॉस b की डायरेक्शन होगी तो fm इस तरीके से इन साइड लग रहा होगा इधर की तरफ, और यहाँ पर सेंटर बनेगा उसका, और ये ऐसे सर्किल में घूमता हुआ ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो देखो ये जो एंगल थीटा है और ये वाला एंगल फिर बन जाएगा 90 माइनस थीटा। और इस ट्राइंगल में अगर हम ये एंगल देखें तो ये फिर बन जाएगा थीटा के इक्वल। अब जो थीटा इधर बन रहा है वही थीटा इधर भी बनेगा, तो इधर का तो एंगल हो गया 2 थीटा। और हमें चाहिए कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, क्योंकि जो आर्क है वो जो सेंटर पे एंगल कवर करेगा वो ये वाला आर्क है। तो ये वाला एंगल जो है वो 2 पाई माइनस 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो अब जो टाइम लैप्स करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा एम अपॉन क्यूबी के इक्वल, और रेडियस की वैल्यू हो जाएगी एम वी अपॉन क्यूबी के इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब देखिए एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने प्रोजेक्ट किया है और यहाँ सामने डी डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि ये इस स्क्रीन से बिना टकराए वापस निकल आए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो स्क्रीन की डिस्टेंस है वो डी है, इस तरीके से स्क्रीन रखी हुई है। तो जब ये यहाँ पर इंटर करेगा इस डायरेक्शन में तो देखो ये सेम ही सर्किल बनाता हुआ ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा, जो फर्स्ट वाला केस था हम लोगों का। तो सेमी सर्किल में ये वाली डिस्टेंस उसकी रेडियस के इक्वल होगी। तो जब देखिए डी जो डिस्टेंस है स्क्रीन की वो रेडियस से ग्रेटर होगी, तभी वो बिना कोलाइड हुए स्क्रीन से बाहर निकल पाएगा। तो डी शुड बी ग्रेटर देन एम वी अपॉन क्यू बी। या फिर यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि एम, जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए एम वी अपॉन क्यू डी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन दे रखा है डी डिस्टेंस में, ये डी जो है वो लेस देन आर है। ठीक है, इसकी जो रेडियस बनेगी अंदर उससे कम रीजन है। तो जब कम रीजन होगा तो देखो क्या होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये इंटर हुआ तो अपना थोड़ा सा एक आर्क बनाएगा, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जहां पर खत्म हो रही होगी वहीं से ये बाहर स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा। तो हमसे इसमें पूछ सकता है कि सेंटर पर कितना एंगल ये बनाएगा। तो एंगल को निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में आ जाएंगे हम। इस ट्राइंगल में देखिए ये वाली डिस्टेंस डी के इक्वल हो जाएगी, तो हम साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू डी बाई आर के इक्वल हो जाएगा। और आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं एम वी अपॉन क्यू बी के इक्वल। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी डी क्यू बी अपॉन एम वी के इक्वल। ठीक है, इस तरीके से हम थीटा एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दूसरी चीज भी पूछी जा सकती है कि ये ऊपर की तरफ कितना डिफ्लेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में, यानी ये वाई निकालना हो। तो वाई के लिए हम क्या करेंगे, पूरी यहां तक की डिस्टेंस देखिए आर के इक्वल है, रेडियस के इक्वल, और इसमें हम ये वाली डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आर कॉस थीटा के इक्वल। तो आर में से आर कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट हो गया, ये वाई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। तो बेटा आज इतना ही रखते हैं, फिर बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर।